अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और मैं हूं सर सैयद अली। और आज हम जो है चैप्टर नंबर 10 को बाकायदगी से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे कबल आपने इस चैप्टर के हवाले से ओवरऑल इंट्रोडक्शन जो है वो देख लिया होगा। इस टॉपिक के अंदर यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, दरअसल यहाँ पर पहले टॉपिक के इंट्रोडक्शन का जिक्र है जिसके अंदर न्यूट्रिशन के बारे में बात की जा रही है। तो न्यूट्रिशन के हवाले से लिखा हुआ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट ऑब्टेन अ वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर सराउंडिंग, दीज सब्सटेंसेस आर एसेंशियल इन ऑर्डर टू बिल्ड अप देयर बॉडी। तो तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें अपने आसपास में से कुछ केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं और वो केमिकल्स उनकी बॉडी को बनाने में जो है मदद कर रहे होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। जानदार को एनर्जी भी चाहिए ताकि वो अपने कामों को अंजाम दे सके। अब ये एनर्जी किस तरह से हासिल होती है? जो केमिकल हम बाहर से लेते हैं वही केमिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं और उनमें से जो है एनर्जी हासिल होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस को करने में मदद देती है। तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग एनर्जी एंड मटेरियल्स। तो वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम मटेरियल्स को हासिल करते हैं और फिर उन मटेरियल्स में से फिर एनर्जी हासिल की जाएगी। तो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर मौजूद है, प्लांट्स ऑब्टेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्राइमरली फ्रॉम द सॉइल। जो आमतौर पर न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स हासिल करते हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को उनकी सॉइल में से मिल जाते हैं। और वो किस तरह से मिलते हैं? क्योंकि एक पूरा साइकिल होता है जिसके ज़रिए से न्यूट्रिएंट्स ट्रेवल करते हैं। तो उसके बाद से लिखा हुआ है, न्यूट्रिएंट साइकिल कंप्राइजेस फ्रॉम प्लांट्स टू डिकम्पोजर्स एंड डिकम्पोजर्स टू सॉइल, दस बेक ऑफ प्लांट्स। तो ये इस तरह से होता है कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं यानी कि जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, वो कोई भी अगर ऑर्गेनिक मैटर होगा, कोई भी प्लांट होगा, कोई भी जो है मटेरियल होगा उसे डिकम्पोज कर देंगे, उसके तमाम मटेरियल्स को डिकम्पोज करके तोड़ देंगे, तमाम न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन में वापस भेज देंगे। फिर ज़मीन से उन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स की रूट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। यानी अगर प्लांट मर गया तो उसमें से डिकम्पोजर्स ने उसको डिकम्पोज कर लिया, फिर जो है डिकम्पोजर से वो न्यूट्रिएंट्स जब ज़मीन में जाएंगे तो ज़मीन से फिर प्लांट वापस हासिल कर लेगा। तो इस तरह से ये साइकिल इनका होता रहेगा। उसके अलावा कुछ एटमॉस्फेयर के अंदर भी जो है कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 78% जो है एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है। अब ये 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से कैसे जो है ज़मीन पे लाई जाए? तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द नाइट्रेट्स यानी NO3, और फिर उसके अलावा जो है अमोनियम यानी कि NH4 के अंदर भी कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वहाँ से भी प्लांट जो है हासिल कर लेते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर रहे होते, नाइट्रोजन का यूज़ कर रहे होते। तो इसलिए ये नाइट्रोजन हासिल करेंगे और फिर ये नाइट्रोजन जो है चली जाएगी प्लांट्स के पास में। आगे और मज़ीद लिखा हुआ है, प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स की भी दो किस्में होती हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। कीमोसिंथेटिक जो होते हैं उनमें बैक्टीरिया कुछ आ जाते हैं जिनको लाइट की मौजूदगी रिक्वायर्ड नहीं होती, उन्हें बस केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक हैं यानी उन्हें खाना बनाने के लिए लाइट भी रिक्वायर्ड है और साथ में केमिकल्स भी रिक्वायर्ड हैं। तो लिखा हुआ है, दे प्रिपेयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। और जिस अमल के ज़रिए से ये अपना फूड बनाएंगे उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाएगा। इन एडिशन टू लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, plants use other raw materials to synthesize the organic compound as secondary product for growth। तो जब फोटोसिंथेसिस होगा लाइट तो रिक्वायर्ड होगी, लाइट के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी रिक्वायर्ड होगा। तो ये फोटोसिंथेसिस में यूज़ होने वाले सब्सटेंसेस हैं। उसके अलावा अगर प्लांट्स को अपने सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कुछ और प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो दूसरे प्रोडक्ट्स भी जो है वो बनाए जाएंगे बाद में, जब फोटोसिंथेसिस हो जाएगा यानी ग्लूकोज में से फिर बाद में दूसरे प्रोडक्ट भी बनाए जाएंगे। तो बुनियाद जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें शुगर जो है बनी जाती है, फिर शुगर से बाद में और प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। दीज एलिमेंट्स आर नोन एज मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ये जो एलिमेंट्स जो प्लांट्स को चाहिए उन्हें मिनरल न्यूट्रिएंट्स कहा जाएगा। प्लांट्स यूज मिनरल्स लाइक नाइट्रेट्स, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स टू मेक अदर सेकेंडरी प्रोडक्ट्स लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो प्लांट्स को जो मिनरल्स चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा, उनमें नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, फास्फेट्स हैं, जो कि फिर आगे चल कर के अमाइनो एसिड्स को बनाएंगे, अमाइनो एसिड आगे चल कर के प्रोटीन को बनाएंगे।
इसी तरह से फिर लिपिड्स भी बनाए जाएंगे जो कि उनकी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी हैं और उनके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनके लिए भी ज़रूरी हैं। जैसे अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होता है। तो अब क्लोरोफिल जो है ये जो केमिकल है ये नाइट्रोजन का बना हुआ होता है, मैग्नीशियम भी इसके अंदर मौजूद होता है। यानी कि अगर नाइट्रोजन अवेलेबल ना होता ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल बनता, ना ही लाइट एब्जॉर्ब होती। तो इसलिए बाकी जो केमिकल्स हैं वो भी रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स को। मज़ीद बात करें, दीज न्यूट्रिएंट्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। और उसके बाद से लिखा है 14 ऑफ विच आर एसेंशियल, 14 जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और उनके अंदर जो है कौन कौन से मौजूद लिखा हुआ है, स्पेशली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। तो जो 14 है उनमें से 4 जो है खासतौर पर जो जिक्र है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये 4 जो है ज़्यादा ज़रूरी है। मस्जिद का यहाँ पर मौजूद है, लिखा हुआ है ऑल प्लांट्स अपीयर टू हैव वेरी सिमिलर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अल्दो द अमाउंट इज रिक्वायर्ड वेरी बिटवीन इंडिविजुअल प्लांट एंड बिटवीन स्पीशीज। तमाम जानदार को जो है न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लेकिन जो अमाउंट है वो अलग अलग हो सकता है हर प्लांट के अंदर, हर स्पीशी के अंदर। इन जनरल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, लार्ज अमाउंट, जिसके अंदर शामिल है फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलवाएंगे जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। दूसरे वो होंगे जो कम अमाउंट में चाहिए होंगे, उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाएगा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ट्रेस एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स इंक्लूडिंग मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरान, फ्लोरीन, आयोडीन। तो ये जो है ट्रेस एलिमेंट्स जो बहुत ही कम अमाउंट में प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड ज़रूर होते हैं। तो ये जो है हमने इन न्यूट्रिएंट्स के हवाले से पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि ये किस तरह से इनका रोल हो रहा है, किस तरह से ये असरअंदाज हो रहे हैं। तो एनालिसिस ऑफ प्लांट्स शो द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। अगर प्लांट्स को हम देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे ये एलिमेंट्स हमें नजर आएंगे। द अमाउंट इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्लांट में डिफर फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, प्लेस टू प्लेस एंड मीडियम टू मीडियम इन विच प्लांट ग्रोस। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स की तादाद है ये एक प्लांट में और दूसरे प्लांट में दोनों में अलग अलग हो सकती है। जगह का भी है, एक जगह पर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के पास हो सकते हैं, दूसरी जगह पर कम हो सकते हैं। जगह में किस तरह से, जैसे अगर मिसाल के तौर पर कब्रिस्तान होते हैं, आपने देखा होगा कब्रिस्तान के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। अब कब्रिस्तान में प्लांट्स की ग्रो करने की वजह क्या होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, क्योंकि डिकम्पोज हो रही होती है बॉडीज़ वहाँ पर। तो वहाँ पर जो प्लांट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाले होंगे। और अगर एक बंजर ज़मीन होगी जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मौजूद होंगे, तो वहाँ पर प्लांट्स के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स जो है, एलिमेंट्स जो है कम होंगे। तो ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जगह की जगह से, और स्पीशीज़ में भी जो है अलग अलग हो सकता है। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को जो है यहाँ इस चार्ट के अंदर जो है जिक्र किया हुआ है, और जिक्र किया हुआ है कि उनकी जो है कमी जो है वो क्या असरअंदाज हो सकती है। जैसे सबसे पहले नाइट्रोजन का जिक्र है, लिखा हुआ है एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स। नाइट्रोजन प्रोटीन का जो है बुनियादी एलिमेंट है। प्रोटीन का किस तरह से, ये पहले अमाइनो एसिड को बनाएगा। अमाइनो एसिड के अंदर जो अमाइनो का रूप है वो NH3 का यानी कि नाइट्रोजन वाला बना हुआ होता है। उस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनके अंदर भी जो है नाइट्रोजीनस बेस मौजूद होता है। न्यूक्लियोटाइड्स फिर न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं, जैसे DNA RNA हो जाते हैं। उसके अलावा क्लोरोफिल जो है उसके अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद होता है। उसके अलावा बात करें फास्फोरस के बारे में, तो फास्फोरस की मौजूदगी से जो रूट की ग्रोथ है वो बेहतरीन होती है, फ्रूट जो है अच्छे से पक जाता है। और उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो है उसे बनाने में भी फास्फोलिपिड जो है रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की बनी होती है, तो वहाँ पर भी फास्फोरस शामिल है। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड के अंदर फास्फोरिक ग्रुप के तौर पर फास्फोरस मौजूद है। तो उसके अलावा जो कुछ कोएंजाइम्स हैं, जैसे NAD है, NADP है, ATP है, उनके अंदर भी जो है फास्फोरस मौजूद होता है। ATP का तो आपको मालूम है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का काम कर रही होती है जब ATP टूट जाती है ADP के अंदर। पोटाशियम के बारे में बात करें तो पोटाशियम का अमाउंट रिक्वायर्ड होता है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में। जब स्टोमेटा खुलते हैं तो वो पोटाशियम के इंक्रीज होने से खुलते हैं। उसके अलावा ये एंजाइम का एक्टिवेटर भी है। और उसके अलावा काफ़ी सारे जो केमिकल्स हैं उनके बॉन्ड को बनाने के अंदर जो है एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं, तो उनके अंदर ये हेल्प कर रहा होता है पोटाशियम। सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र ग्रोथ को बढ़ाता है और फसलों की जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ाएगा। उसके अलावा सल्फ़र जो है वो कुछ अमाइनो एसिड्स को बनाने में मदद करेगा।
उसके अलावा यहाँ बात है कि अमाइनो एसिड्स बनेंगी तो प्रोटीन्स को बनाने में भी सल्फ़र इन्वॉल्व होगा। उसके अलावा कुछ ऑयल्स को बनाने के अंदर भी सल्फ़र जो है वो मौजूद होता है। उसके अलावा इसके हवाले से लिखा हुआ है कि ये एंजाइम्स के एक्टिवेटर्स के तौर पर भी काम कर सकता है और वाइटामिन्स के एक्टिवेटर्स के तौर पर भी काम कर सकता है। जिंक की बात करें तो जिंक चूँकि एक ट्रेस एलिमेंट है, बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, तो इसका काम भी बेसिकली एंजाइम एक्टिवेटर के तौर पर होता है। तो लिखा हुआ है एक्टिवेट्स एंजाइम यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के अंदर भी जिंक रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर, शुगर जो स्टार्च में से बनेगा उसके अंदर भी ये रिक्वायर्ड होगा। एंड इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू हेल्प द प्लांट विद स्टैंड इन कोल्ड टेम्परेचर। तो प्लांट के अंदर ये जिंक मौजूद होगा, तो प्लांट को जो है ठंडे इन्वायरमेंट के अंदर भी जो है खड़ा रखने में ये जिंक मदद कर रहा होगा। उसके अलावा अब इनकी डेफिशिएंसीज का जिक्र करें कि नाइट्रोजन मिसाल है, उसकी कमी होगी तो उसके अंदर क्या होगा, तो लिखा हुआ है लीव्स टर्न पेल येलो ड्यू टू द लॉस इन क्लोरोफिल कंटेंट एंड सेल एनलार्जमेंट आर इनहिबिटेड, प्लांट ग्रो रिमेन इंस्टेंट। जो लीव्स हैं वो येलो कलर के हो जाएंगे क्योंकि क्लोरोफिल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्लोरोफिल बनाने में मददगार है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो बाकी पिगमेंट्स को ज़ाहिर होने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए जहाँ जहाँ पर अगर हम देखते हैं कोई लीफ जो है येलो दाग दिखा रहा होता है तो मतलब वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो रही है उस प्लांट के अंदर, और येलो लीव्स भी यही ज़ाहिर करते हैं क्लोरोफिल ख़त्म हो चुका है। उसके अलावा सेल्स की जो इनलार्जमेंट है, सेल्स की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी, और उसके अलावा प्लांट ग्रोथ जो है वो भी रुक जाएगी, क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन जो है प्रोटीन्स बनाने में काम कर रहा है। तो आमतौर पर प्लांट्स के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो ग्रोथ पर असर होगा नाइट्रोजन की कमी की वजह से। फास्फोरस के हवाले से भी लिखा हुआ है कि ग्रोथ इज़ रिटार्डेड, ग्रोथ रुक जाएगी। उसके अलावा नेक्रोसिस अपीयर, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। नेक्रोसिस क्या होती है? नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ, यानी कि लीव्स के ऊपर सेल मरना शुरू हो जाएंगी। जब सेल मरना शुरू हो जाएंगी तो लिखा हुआ है डेड सेल पैचेस अपीयर्स ऑन द लीव, लीव्स के ऊपर जो है जो दाग होंगे ब्राउन कलर के वो आना शुरू हो जाएंगे। ना सिर्फ लीव्स के पर पेटियोल्स के ऊपर और फ्रूट के ऊपर भी ये दाग आना शुरू हो जाएंगे। पेटियोल्स जो डंडियाँ होती हैं लीव्स की उनके ऊपर भी और फ्रूट्स के ऊपर भी दाग आना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा कैम्बियल एक्टिविटीज़ चेक्ड, तो जो कैम्बियम एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब कैम्बियम एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा कि प्लांट्स के अंदर जो है हमारे पास जो आमतौर पर प्लांट्स नज़र आते हैं शुरुआती दौर के अंदर, वो प्लांट्स जो होते हैं वो बिल्कुल ही सॉफ्ट स्टेम के हमें नज़र आते हैं, लेकिन वक्त जैसे गुजरता है तो वो प्लांट्स जो हैं वो हार्ड स्ट्रक्चर के अंदर यानी कि वुडी स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी सारे प्लांट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि उन्हें किस चीज़ ने जो है वुडी स्टेम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो जवाब उसका ये होता है कि उसे सेकेंडरी ग्रोथ ने जो है वो कन्वर्ट किया होता है। एक प्राइमरी ग्रोथ जो उसकी हाइट को बढ़ा रही थी, एक सेकेंडरी ग्रोथ जो उनकी विड्थ को बढ़ा रही है, उन्हें वुडीनेस प्रोवाइड कर रही है। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए जो सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें कैम्बियम सेल्स कहा जाता है। कैम्बियम सेल्स जो है एक जो सेल्स अंदर की तरफ मिसाल के तौर पर जो कि सेंटर में मौजूद होंगे, वो कैम्बियम सेल्स जो प्लांट के स्टेम के सेंटर में मौजूद हैं वो जाइलम और फिलाइम को सेकेंडरी कर देते हैं, क्योंकि पहले प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फिलाइम होते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फिलाइम हो जाते हैं जो कि हार्ड होते हैं। तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फिलाइम नहीं बनेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी कैम्बियम की फॉर्मेशन ना होने की वजह से। अब हम मज़ीद जिक्र करते हैं तो पोटाशियम के हवाले से लिखा हुआ है, तो लीव्स के हवाले से लिखा हुआ है लीव्स टर्न्स इनटू डल और ब्लूइश ग्रीन, लीव्स जो है वो हल्के ग्रीन या ब्लू ग्रीन कलर के हो जाएंगे। क्लोरोसिस हो जाएगी, क्लोरोसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ क्लोरोफिल। उसके अलावा ग्रोथ इज स्टैंड, ग्रोथ रुक जाएगी। शॉर्टनिंग ऑफ द इंटरनोड्स, यानी कि इंटरनोड्स जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं। अब इंटरनोड्स क्या होते हैं? अब यहाँ इस तस्वीर के अंदर आप ये दो उभरे हुए से देख सकते हैं जिनको नोड कहा हुआ है, एक ये नोड और दूसरा ये नोड। अब इन दो नोड्स के बीच में जो हिस्सा होता है वो इंटरनोड कहलवाता है। पोटाशियम की कमी से ये होगा कि जो इंटरनोड होगा, ये इंटरनोड वाला हिस्सा जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सल्फ़र की होने वाली कमी की वजह से प्लांट्स जो है वो स्मॉल हो जाएंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है स्पाइनली विद शॉर्ट सिलेंडर स्टाक, कि स्पाइनली का मतलब होता है जो थिन हो जाती हैं, यानी कि प्लांट्स की जो स्टेम्स होंगी वो थिन हो जाएंगी और शॉर्ट हो जाएंगी और सिलेंडर की जैसी हो जाएंगी। दे ग्रोथ इज रिटार्डेड एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन इज रिड्यूस्ड, उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी और नाइट्रोजन को हासिल करने का जो अमल होगा वो भी जो है कम हो जाएगा। उसके बाद अब हम जिंक की कमी के हवाले से बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है येलोइंग ऑफ लीव्स, लीव्स जो है येलो हो सकते हैं और ये जो येलोनेश है उनकी वो इंटरवेनियल हो सकती है। अब इंटरवेनियल क्या होता है?
यहाँ आप ये लीफ का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। लीव्स की जो ग्रीन से भरे से हिस्से नज़र आ रही हैं वेन्स होती हैं। अब वेन्स के जो बीच वाले हिस्से होते हैं वो जो है येलो हो सकते हैं। तो यहाँ पर इनके बीच वाले हिस्सों का जिक्र हो रहा है जिनको हम इंटरवेनियल कह रहे हैं। अब यहाँ मजीद लिखा हुआ है डेथ ऑफ लीफ टिश्यू ऑन द एरियाज ऑफ क्लोरोसिस, यानी कि जहाँ पर क्लोरोफिल कम होगा वहाँ पर जो है लीफ टिश्यू की डेथ भी हो सकती है। और उसके अलावा लिखा हुआ है क्लोरेटिक एरियाज में टर्न ब्राउन कलर्ड, जो क्लोरेटिक एरिया है यानी जहाँ पर क्लोरोसिस हो चुका है वो जो है डेड होने के बाद जो है ब्राउन कलर की भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ जिंक की कमी की वजह से नहीं होता, आयरन की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है और मैग्नीज की कमी की वजह से भी इस तरह से ये लीव्स जो है ब्राउन कलर के बीच में से हो सकते हैं। और क्लोरोसिस में भी ये हो सकता है जिंक के अलावा आयरन और मैग्नीज की कमी की वजह से भी। अब हम कुछ और जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे मैग्नीज है, जिंक है, आयरन, जिंक का दोबारा से जो है जिक्र आ गया। तो मैग्नीज के बारे में बात करें तो मैग्नीज आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स ए वेरी माइन्यूट क्वांटिटी एंड बिकम द पार्ट ऑफ एंजाइम फॉस्फेटेज। तो ये जो मैग्नीज है ये प्लांट्स बहुत कम क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करते हैं और ये फॉस्फेटेज एंजाइम का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये जो फॉस्फेटेज एंजाइम ये प्रोटीन में से फास्फेट ग्रुप को निकालने का काम कर रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसफर फास्फेट ग्रुप्स। उसके अलावा लिखा हुआ है मैग्नीज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। मैग्नीज जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कौन से होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और दूसरा रिएक्शन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है गेन हो रहा था उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कह रहे होते हैं। यानी कि इन दोनों को मिलाकर रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है और रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर भी मैग्नीज जो है वो इन्वॉल्व है। आयरन की बात करें तो आयरन के हवाले से लिखा हुआ आयरन एग्जिस्ट इन द फॉर्म्स Fe2 एंड Fe3 इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द साइटोक्रोम। ये साइटोक्रोम का हिस्सा होता है और साइटोक्रोम का जो काम होता है वो फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के अंदर ही साइटोक्रोम का हिस्सा होता है। अब यहाँ इन्होंने जिंक के हवाले से लिखा हुआ है कि जिंक जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो है मदद कर रहा होता है और ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया हुआ है। दरअसल पहले तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को समझना पड़ेगा कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती क्या है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का मतलब है, फर्मेंटेशन का वैसे मतलब होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऐसी रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जब अगर शुगर्स टूटती हैं, अगर उस शुगर को मिसाल के तौर पर फंजाई तोड़ रही है तो वो अल्कोहल की फॉर्मेशन करती है। तो क्योंकि अल्कोहल ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो है फार्म हुआ है शुगर्स में से, तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलवाएगा या अल्कोहलिक रेस्पिरेशन इसको कहा जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने प्लांट्स के हवाले से ये मिसाल जो कि गलत करके दे दी है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म के तो रिएक्शन होते हैं, उनमें जिंक इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो प्लांट के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो है प्लांट के आउटसाइड जो प्लांट का फूड होगा उसमें से ये प्रोसेस ज़रूर हो सकता है, लेकिन प्लांट की बॉडी के अंदर जो है ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होता, एनारोबिक रेस्पिरेशन का, और ना ही इसके अंदर जो है अल्कोहल की प्रोडक्शन का काम होता है। तो ये इन्होंने यहाँ पर जो है गलत करके यहाँ पर ये बात का जिक्र किया हुआ है। आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं तो कुछ इसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं उनका जिक्र है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटेलिक हैं और कुछ जो है वो नॉन मेटेलिक है, जो कि प्लांट की बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। तो नॉन मेटेलिक के अंदर आप देख सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, और मेटेलिक के अंदर पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। तो ये जो है मेटेलिक के अंदर इनका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। अब अगर हम यहाँ फेडरल की बुक में देखें तो यहाँ पर जो है एक लंबा सा चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनकी डिफिशिएंसी का कोई भी नुकसान यहाँ पर ये मौजूद नहीं है। नाइट्रोजन का वही आप देख सकते हैं सेम, फास्फोरस का, कैल्शियम का भी यहाँ पर मौजूद है जो कि हमारी बुक के अंदर मौजूद नहीं था, जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो है पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम ये तो वही हो गया। क्लोरीन का यहाँ पर मौजूद है जो हमारी बुक के अंदर जो है मौजूद नहीं था। आयरन का भी यहाँ पर जिक्र है। उसके अलावा मैग्नीज का भी यहाँ इन्होंने जिक्र किया हुआ है, कॉपर का भी, और जिंक का तो हमने पहले ही जिक्र किया हुआ है। उसके अलावा जो है मोलिब्डेनम और बोरान, इन सब का यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया हुआ है तफसील के साथ में। तो अगर आप ये बुक देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा इसमें से भी हासिल हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ इस तस्वीर को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ABCDE और F लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है इस चार्ट के अंदर कि मिनरल्स जो हैं उनकी डिफिशिएंसी के साथ में ये जो असरात हैं वो हो रहे हैं। जैसे कैल्शियम डिफिशिएंसी के साथ में ये पहली तस्वीर में बनाया हुआ है। उसके बाद सी तस्वीर के अंदर जो है क्लोरीन डिफिशिएंसी का जिक्र यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे D से कॉपर की डिफिशिएंसी के हिसाब से लिखा है कि लीव्स जो है वो काले हो चुके हैं, और
ई से जिंक डिफिशिएंट प्लांट को देखा हुआ आप जाके देख सकते हैं, इनमें काफ़ी सारे जो है दाग आ चुके हैं। इसी तरह से मैग्नीज़ की डिफिशिएंसी से भी आप देख सकते हैं कि इंटरवेनल जो है पैचेस आ चुके हैं, एक लीफ के अंदर येलोइश लीव्स हो गया है। तो ये जो है मुख्तलिफ आप ये देख सकते हैं डिफिशिएंसीज के, जो कि प्लांट्स के अंदर मिनरल्स की वजह से हो रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।